नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया गुप्ता गहोई आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियाज होम साइंस वर्ल्ड में। और जैसा कि आप सभी लोग देख कर के समझ पा रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी 2021 होम साइंस मॉडल पेपर के बारे में, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि 2021 में क्या रहा क्वेश्चन का लेवल, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि 125 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ 30 क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना, आंसर कर बता देना सिर्फ मेरा ये उद्देश्य नहीं है, उसके साथ ही साथ हम चारों ऑप्शंस की व्याख्या करेंगे, उसके आसपास की चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए है हमारा, क्या 1986 में लागू हुआ था, क्या 1986 में लागू हुआ था, 1987 में लागू हुआ था, 1988 में लागू हुआ था, या फिर 1989 में लागू हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 1986, इसका सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986। क्या होगा, 24 दिसंबर 1986 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख करके समझ ही पा रहे होंगे कि ये राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा है। अगर मैं यहीं पर बात करूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये क्या हो जाएगा, 15 मार्च 1962। क्या हो जाएगा बच्चों, 15 मार्च 1962। ये क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हो जाएगा, ठीक है। किस पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, क्या है, 1962, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब थोड़ा सा 1987 के बारे में, कि 1987 में क्या हुआ था, तो इसमें 1987 में 6 जनवरी 1987 को 6 जनवरी 1987 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को क्या किया गया था, लाया गया था। जो 1986 था, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, और 1987 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आया था, जिसको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा 1986 सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर अब हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, मैं जो भी आंसर यहाँ पर बता रही हूँ कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही, सारे आंसर आयोग की आंसर की अकॉर्डिंग ही हैं, ठीक है। तो आप लोग किसी भी प्रकार का डाउट मत करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी मैं आंसर बता रही हूँ सारे आंसर आयोग की आंसर की अकॉर्डिंग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जठर रस व्यक्ति में, मतलब एक सामान्य व्यक्ति में जठर रस की मात्रा कितनी स्रावित होती है। मतलब एक व्यक्ति है, उसके शरीर में पर डे जठर रस की मात्रा कितनी स्रावित होती है। क्या 1500 से 2500 ml पर डे है, 1000 से 1500 ml पर डे है, 500 से 1000 ml पर डे है, या 2500 से 3000 ml पर डे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा 1500 से 2500 ml पर डे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं थोड़ा सा बात करूं कि जठर रस क्या है, गैस्ट्रिक जूस क्या है, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो हम सभी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, एक अंग है अमाशय, ठीक है। क्या है बच्चों, अमाशय, अमाशय, ठीक है। अमाशय में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक हमारी क्या होती है, एक हमारी होती है पैप्टिक सेल, और दूसरी क्या होगी, पैराइटल सेल होगी। क्या होगी, एक होगी पैराइटल सेल, थोड़ा सा स्पेस कम रहता है तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, पैराइटल सेल, और दूसरी क्या होगी, हमारी पेप्टिक सेल होगी, ठीक है।
जिसे हम क्या कहते हैं, चीफ कोशिका के नाम से भी जानते हैं। जो पैराइटल सेल है, मैं बता रही हूँ, आप लोग सुनते चलिएगा। जो पैराइटल सेल है, इससे क्या निकलता है, HCl निकलेगा। इससे क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। और क्या निकलता है, वाटर निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, वाटर निकलता है। ठीक है। लेकिन जो पेप्टिक कोशिका है, पेप्टिक कोशिका से अक्रिय एंजाइम निकलते हैं। कितने, दो, एक प्रोरेनिन एंड प्रोपेप्सिन। यही चारों मिल करके क्या है, HCl, वाटर एंड जो अक्रिय एंजाइम जो इसके द्वारा निकल रहा था, प्रोरेनिन एंड प्रोपेप्सिन, ये चारों मिलकर के क्या करते हैं, जठर रस का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो जठर रस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, अमाशय से होता है। कितना होता है पर डे, तो 1500 से 2500 ml पर डे जठर रस का सिक्रेशन एक सामान्य व्यक्ति से होता है। उम्मीद है इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है। अगर अब हम बात करें अपने आगे क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं। ठीक है। वो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं, चक्रीय तंत्रिका है, संवेदी तंत्रिका है, या फिर वो बेगस तंत्रिका है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सेंसरी नर्व। इसका सही आंसर क्या होगा, सेंसरी नर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बात करें सेंसरी नर्व के बारे में, तो सेंसरी नर्व क्या करती है, तो ये हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है ना, सेंसरी ऑर्गन से जानकारी को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। ठीक है। सेंसरी ऑर्गन हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा आँख हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, ठीक है, त्वचा हो गई, ठीक है, और क्या हो गई, हमारी नाक हो गई। तो ये क्या है, ये हमारे सब क्या हैं, ये सेंसरी ऑर्गन हैं। ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब जैसे हमारे त्वचा में कोई चीज़, जैसे मैं क्या करूँ, जैसे मेरे त्वचा में कोई गर्म चीज़ छुप जाए, ठीक है, अब मुझे गर्म लगेगा, तो ये जानकारी किसको मिलेगी, संवेदी तंत्रिका को मिलेगी। और ये संवेदी तंत्रिका इस जानकारी को लेकर के मस्तिष्क तक जाएगा और मुझे पता चलेगा कि अच्छा मुझे कोई चीज़ गर्म लगी है। ठीक है। अब जैसे क्या है, अगर मुझे कोई दुर्गंध आ रही है, ठीक है, अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, तो ये कौन ग्रहण करेगा, ये संवेदी तंत्र, जो हमारी संवेदी तंत्रिका है, वो क्या करेगी, इस गंध को ग्रहण करेगी और ये मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करेगी। ठीक है। तो कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं, तो हमारी सेंसरी नर्व है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंसरी नर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। अगर अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्तियों को आहार में खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार खाना चाहिए, क्या कम प्रोटीन युक्त आहार खाना चाहिए, अधिक फाइबर युक्त आहार खाना चाहिए, उच्च वसा युक्त आहार खाना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति उच्च रक्तचाप से ग्रसित है, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो उसे कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार लेना चाहिए। कैसा आहार लेना चाहिए बच्चों, कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार लेना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि फिर कम प्रोटीन युक्त आहार हम कब देंगे, किस रोगियों को देंगे, तो जो व्यक्ति यकृत संबंधी बीमारी से ग्रसित है, लाइक पीलिया हो गया, ठीक है, पीलिया हो गया, या हेपेटाइटिस बी है, क्या है, हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है, हिपैटिक कोमा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हिपैटिक कोमा हो गया। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, कम प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें कि अधिक फाइबर युक्त आहार कब देना चाहिए, तो जो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट होता है, कब्ज की जिसे समस्या होती है, उसे क्या करना चाहिए, अधिक फाइबर युक्त आहार देना चाहिए। ठीक है। अब अगर बात करें अधिक वसा की, हाई जो मतलब कि उच्च वसा युक्त भोजन है, ये हम किसे देंगे, तो जो व्यक्ति कुपोषित है। अब कुपोषित में दो व्यक्ति आएंगे, एक तो आएगा जो बहुत ज़्यादा मोटा है, जिसे मोटापा है, ठीक है,
और दूसरा क्या है, जो दुबला पतला है, क्या है, पतला है। तो जो व्यक्ति पतला है उसे हम क्या करेंगे, उच्च वसायुक्त आहार देंगे। कैसा आहार देंगे बच्चों, उच्च वसायुक्त आहार देंगे। किसको, जो पतला है, मोटे वाले व्यक्ति को नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना मोटा है। अगर हम उसे वसायुक्त आहार देंगे तो वो और मोटा हो जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर कई सारी बीमारियां जन्म लेंगी, जैसे मधुमेह हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ठीक है, कई सारी बीमारियां हैं जो उसके अंदर पनप जाएंगी। तो जो व्यक्ति पतला है उसे हम क्या करेंगे, उच्च वसायुक्त आहार देंगे। लेकिन आते हैं हम अपने क्वेश्चन में कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार हम उसे देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप सभी लोगों को। आगे बात करें अगर हम अपने क्वेश्चन की, कि निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा, तंतु का मतलब यहाँ पर क्या है, फाइबर, ठीक है, क्या है, फाइबर, रेशे की बात कर रहा है, फाइबर द्वारा बनाने की प्रकृति से संबंधित है। जिसमें हम रेशे से धागा नहीं बना रहे हैं, सीधे हम क्या कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं रेशे के द्वारा। वो क्या है, वो क्या ब्रेड विधि है, फेल्ट विधि है, जिसे हम नमदा कहते हैं। क्या ये बुनाई है, या ये बुनाई है ना, एक बुनाई ये लिखा है कि ये नीटिंग की बात करें, ये वीविंग की बात करें, जिसमें हम लूम का प्रयोग करते हैं। तो क्या वो बुनाई विधि है, क्या वो नीटिंग विधि है, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फेल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी में हम क्या करते हैं, रेशों को, ठीक है, इसमें धागा नहीं बनाते, रेशों को हम क्या करते हैं, आपस में ताप और दाब के द्वारा ये रेशे इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रेशों को ऐसे क्या करते हैं, एक तह लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम ताप और दाब देते हैं, जिससे क्या होता है, एक वस्त्र बन करके तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा कंबल वगैरह, वो क्या होते हैं, नमदे के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फेल्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ब्रेड विधि में हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो या दो से अधिक धागों को आपस में गूंथ करके, जिस प्रकार से चोटी बनाते हैं ना, वैसे ही क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ब्रेड विधि में हम क्या करते हैं, बनाते हैं, जिस प्रकार से चोटी गूंथते हैं उसी प्रकार से ये ब्रेड विधि होती है। बुनाई विधि में क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं, ताने बाने का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ताने बाने का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वीविंग में, ठीक है। नीटिंग विधि में क्या करते हैं, तो इसमें हम सिलाई या क्रोशिया के द्वारा बनाते हैं, स्वेटर है, मोजे है, टोपी वगैरह है सर्दियों में जो लगाई जाती हैं, और वो क्या करते हैं, नीटिंग मेथड से बनाते हैं। लेकिन हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा फेल्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को, ठीक है। जो भी आंसर मैं बता रही हूँ सारे आंसर आयोग की आंसर की के अकॉर्डिंग, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बता रही कि मैं अपने तरफ से कोई आंसर मैं कोई संशोधन करके बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं, सारे आंसर आयोग की आंसर की के अकॉर्डिंग ही हैं। अगर हम बात करूँ मैं अपने अगले क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है, कौन सा प्राकृतिक रंग नहीं है, नील, मेहंदी, हल्दी या सल्फर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि नील भी क्या है, प्राकृतिक है। इंडिगो नील प्राकृतिक था, वानस्पतिक जगत से पत्तियों से प्राप्त हो रहा था, किससे, ये पत्ती से प्राप्त हो रहा था, ठीक है। मेहंदी क्या है, ये भी पत्ती से प्राप्त हो रही थी। हल्दी क्या है, ये तने से प्राप्त हो रही थी। लेकिन जो सल्फर था ना, ये क्या है, ये कृत्रिम रंग था। क्या था, कृत्रिम रंग था, जिसका प्रयोग हम सूती वस्त्रों में कर रहे थे। सूती वस्त्रों में गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे थे, हम सल्फर डाई का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाई इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये कृत्रिम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की अपने, कि
जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में ... का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें ये पूछ रहा है कि जब हम जल का शुद्धिकरण करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो इसमें ऐसे ऑप्शन में क्या है कि जो रसायन नहीं है, जिसमें हम रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या वो लकड़ी का कोयला है, फिटकरी है, ब्लीचिंग पाउडर है, चूना है, क्या है बताइए आप लोग। तो फिटकरी ये क्या है, ये हमारा रसायन है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ये भी क्या है, रसायन है। चूना क्या है, तो चूना भी क्या है, ये भी क्या है, रसायन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी का कोयला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है इतनी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी का कोयला ये क्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रसायन नहीं है, जबकि फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, चूना ये सब क्या है, रसायन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि आंतरिक गृह सज्जा को सीधे रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। क्या वो मकान की संरचना है, स्ट्रक्चर है, मकान का स्थान है, ए बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मकान की संरचना इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मकान का स्थान भी तो प्रभावित करेगा। तो इसने बात की आंतरिक गृह सज्जा की। अब हम क्या है, अब हम जैसे अपनी इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कमरे का आकार हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आकार है, क्या करेंगे बच्चों, आकार ध्यान रखेंगे हम कमरे का, कमरे की ऊंचाई ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे कमरे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा, जो छत है ना उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, झूमर वगैरह लगाएंगे। ठीक है, ये झूमर वगैरह लगाएंगे। क्या है, सस्पेंडेड लाइट हम लगाएंगे। ठीक है, अगर कम दीवालों की लंबाई क्या है, कम है, कमरा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, खड़ी उसमें जो प्रिंट वगैरह है वो खड़ी लाइन का हम प्रिंट करवाएंगे। अगर कमरे का आकार क्या है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हल्के रंगों का प्रयोग करेंगे जिससे कमरे का आकार बड़ा दिखाई दे। ठीक है, हम कम फर्नीचर का प्रयोग करेंगे, कम शीशे का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है अब आपको डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आंतरिक गृह सज्जा को सीधे रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन है, मकान की संरचना है, जिसमें हम मकान क्या है, कमरे का आकार ध्यान रखते हैं, छत की ऊंचाई ध्यान रखते हैं, खिड़कियों की हम दिशा ध्यान में रखते हैं। ठीक है, कि कहाँ से प्रकाश आएगा, कहाँ से कितना वेंटिलेशन होगा, इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मकान की संरचना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की कि नमी परीक्षण किस रेशे में लागू होता है, किस रेशे में लागू होता है नमी परीक्षण, क्या सूती में लागू होगा, रेयॉन में लागू होगा, एस्बेस्टस में लागू होगा, या कांच में लागू होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सूती इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉटन इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, नमी परीक्षण हो गया, ठीक है, तेल परीक्षण हो गया, और क्या हो गया, स्याही। आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है स्पेस के अभाव के कारण। तो नमी परीक्षण हो गया, तेल परीक्षण होगा, स्याही परीक्षण हो गया। ये जो स्पेसिफिक 3 परीक्षण है ना, ये सिर्फ क्या होते हैं, सूती और लीनन में ही लागू होते हैं। किसमें, सूती और लीनन में, सूती और लीनन में लागू होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, सूती इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। फेफड़ों की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी है। ठीक है, फेफड़ों की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है, क्या एक सेकेंड, क्या 300 से 400 घन सेंटीमीटर, 1600 घन सेंटीमीटर, 600 घन सेंटीमीटर, या 900 घन सेंटीमीटर।
क्या होगा इसका सही आंसर? कि फेफड़ों की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1600 घन सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर अब हम बात करें फेफड़ों के अध्ययन की, फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? तो पुल्मोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पुल्मोनोलॉजी। पुल्मोनोलॉजी क्या कहलाता है? पुल्मोनोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। ठीक है। इसमें 3 प्रकार की, इसकी अगर मैं बात करूं संरचना की, तो इसमें 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स है, और ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है और एल्वुलाई। क्या होती हैं? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स और क्या होगा? एल्वुलाई। क्या हो जाएगा? एल्वुलाई। एल्वुलाई। ठीक है। अध्ययन क्या होगा? पुल्मोनोलॉजी होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1600 घन सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अब हम अपने अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन अणुओं को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को हम क्या कहते हैं? क्या आरएनए होगा, डीएनए होगा, एमिनो एसिड होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? ठीक है। तो डीएनए और आरएनए कहाँ पर पाए जाते हैं? ये केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोशिका का अध्ययन की अगर हम बात करें तो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो अगर मैं बात करूँ कोशिका की खोज की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट। ठीक है। किसने की थी? कोशिका की खोज की अगर बात करें, कोशिका खोज की किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की। किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाई ब्लड प्रेशर का संबंध है, उच्च रक्तचाप का संबंध किससे है? क्या निचले पीठ दर्द से है, तंत्रिका तंत्र की परेशानी से है, किडनी संबंधी परेशानी से है, या विटामिन ए की कमी से है? तो विटामिन ए की कमी से तो हमारी आँखों से संबंधित जो रोग होते हैं, रतौंधी है, कैरेटोमलेशिया है, बायटॉट स्पॉट है, फोटोफोबिया है, ये सारे होते हैं। ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? किडनी संबंधी बीमारी से, जो कि आयोग की आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो हाई ब्लड प्रेशर का संबंध किससे है? तो किडनी संबंधी बीमारी से है, जो कि आयोग ने इसको माना हुआ है। ठीक है। अब हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्या कह रहा है कि वैसोप्रेसिन को डॉट 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 नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? क्या हम उसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, या फिर हम वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं? उसे हम किस नाम से जानते हैं? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन आल्सो नॉन एडीएच हार्मोन्स। क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम एडीएच हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो वैसोप्रेसिन को हम क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। किस नाम से जानते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं इसके सिक्रेशन की, इसका स्राव कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। कहाँ से?
पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से इसका सिक्रेशन होता है। कहाँ से? पश्च भाग से। किसका? एक एंटी डायूरेटिक का और ऑक्सीटोसिन का, इन दोनों का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से होता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन को हम क्या कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को हम इसे लव हार्मोन्स, ठीक है, बर्थ हार्मोन्स और पिटोसिन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। किस नाम से? पिटोसिन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, पिटोसिन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये क्या करता है? प्रसव के समय, कौन? ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय क्या करता है? मांसपेशियों को फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, इसका आंसर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर तो आपका बी हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक एडीएच जिसे हम कहते हैं। अगर अब थोड़ा सा बात करें हम इसके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? LH के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? अंडोत्सर्ग में सहायक है। किस में सहायक है बच्चों? अंडोत्सर्ग में। ठीक है, ओव्यूलेशन में। स्पेस नहीं है तो लिखते नहीं बनता। अंडोत्सर्ग में क्या है? ये सहायक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और वृद्धि हार्मोन्स की बात करूँ, वृद्धि हार्मोन्स जिसे हम क्या कहते हैं? HTS सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो पीयूष से होता है। कहाँ से होता है? पीयूष के अग्रभाग से इसका सिक्रेशन होता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो बच्चों में ड्वार्फिज में बौनापन हो जाता है और अधिकता हो जाती है तो भीमकायता बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ये है, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है, कहाँ से होता है? जन्म से होता है, गर्भाधान से होता है, वृद्धि से होता है या फिर विकास से होता है? तो व्यक्ति के जीवन का आरंभ जो होता है वो गर्भाधान से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? गर्भाधान से होता है। सबसे पहले क्या होती है? गर्भ में विकास होगा और फिर मतलब कि पहले विकास होता है, फिर गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद क्या होती है? वृद्धि प्रारंभ होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ें। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड है? मोनोसैकेराइड की बात कर रहा है इसमें। ठीक है, कौन मोनोसैकेराइड है? तो अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। किसमें? रासायनिक संरचना के आधार पे हम क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा मोनो होगा, डाई होता है और पॉली होता है। मोनो में हमारे कौन कौन से आएंगे? तो इसमें हमारे आता है ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा और क्या आएगा बच्चों? क्या है? फ्रक्टोज आएगा और क्या आएगा? ग्लैक्टोज आता है। क्या आता है? ग्लैक्टोज आता है। ठीक है, डाई में हमारे क्या क्या आएगा? तो इसमें हमारे आएगा सुक्रोज आएगा, माल्टोज आएगा और हमारे क्या आएगा? लैक्टोज आएगा। ठीक है, अगर अब हम यहीं पर बात करें पॉली की, कि पॉलीसैकेराइड में हमारे कौन कौन से आएंगे? पॉलीसैकेराइड में तो इसमें हमारे आएगा सेलुलोज आएगा। क्या आएगा? सेलुलोज आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, पैक्टिन आएगा, ठीक है, और डेक्स्ट्रीन आएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये किस में आते हैं हमारे? हम किस में आएंगे? ये पॉलीसैकेराइड में आएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है इसने कहा है मोनोसैकेराइड है, तो मोनोसैकेराइड हमारे क्या है? ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। ये क्या है? ये डाईसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड है, ये क्या है? ये भी पॉलीसैकेराइड, और ये क्या है? ये मोनोसैकेराइड है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा ऐसा है जो डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? क्या अनुपात है, बल है, स्थान है या फिर वो अनुरूपता है? हम क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं कला के 7 तत्व पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कला के 7 क्या पढ़ते हैं? तत्व पढ़ते हैं। सेवन तत्व पढ़ते हैं। ठीक है,
7 तत्व पढ़ते हैं और 5 सिद्धांत पढ़ते हैं। क्या है? सिद्धांत, 5 सिद्धांत हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारे, अगर मैं तत्व की बात करूँ तो तत्व में हमारे क्या क्या आएगा? रेखा आएगा, ठीक है, आकार आएगा, रंग आएगा, डिजाइन आएगा, पोत आएगा, रिक्त स्थान आएगा और प्रकाश आता है। किसमें? तत्व में आता है। लेकिन अगर हम बात करें सिद्धांत की, तो सिद्धांत में आता है हमारे अनुपात है, एक रूपता है, दबाव है, लय है और संतुलन है। ठीक है, तो क्या है? सिद्धांत नहीं है तो सिद्धांत में क्या क्या आएगा? अनुपात आएगा, बल आएगा और अनुरूपता आएगा। लेकिन जो स्थान है हमारा, प्लेस है हमारा, ये क्या है? ये तत्व है। ये क्या है? ये तत्व है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्थान क्या है? तो ये तत्व है। ठीक है, ये कला का क्या है? तत्व है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है, कितनी बार श्वसन करता है? क्या 72 बार करता है, 45 बार करता है, 18 बार करता है, या वो 60 बार करता है? कितनी बार करता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 72 बार तो क्या होती है? धड़कन, हृदय की धड़कन होती है ना, हृदय की धड़कन। अगर हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक हो जाती है तो क्या कहलाएगा? ट्रैकीकार्डिया कहलाएगा। अगर कम हो जा रही है तो ब्रैडीकार्डिया कहलाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? 18 बार इसका सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है, 18 बार करता है। अगर बात करें धड़कन की, तो धड़कन कितनी होती है? 72 बार 1 मिनट में हृदय धड़कता है। और श्वसन की बात करें तो 18 बार क्या होती है? श्वसन की गति होती है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी आप सभी लोगों को, किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं हो रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि श्वेत रक्त कोशिका का अनियंत्रित उत्पादन क्या कहलाता है? क्या वो एनीमिया कहलाएगा, ल्यूकेमिया कहलाएगा, प्रतिरोधात्मकता कहलाएगा, या फिर हेमरेज कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मतलब जो WBC है, अगर WBC हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में बन रही है तो वो क्या कहलाएगा? एनीमिया में क्या होता है? इसमें हमारे जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो कम हो जाता है। ठीक है, और एनीमिया के कोई 1-2 कारण नहीं है, 1-2 रीज़न नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। B6 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। किसकी? B6 की कमी से भी एनीमिया देखने को मिलता है। B6 की कमी से भी देखने को मिलता है, B9 की कमी से भी देखने को मिलता है, और B12 की कमी से भी देखने को मिलता है, आयरन की कमी से भी देखने को मिलता है। अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो एनीमिया देखने को मिलता है ना, वो आयरन की कमी वाला ही एनीमिया देखने को मिलता है। विटामिन B6 की कमी से जो होता है वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, और जो विटामिन 9 की कमी से होता है वो मैग्लोब्लास्टिक होता है, और जो विटामिन B12 की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से जो होता है वो परनीसियस एनीमिया होता है। ठीक है, तो एनीमिया हमारा होगा नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? ल्यूकेमिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब WBC अधिक हो जाती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है, और जब WBC की संख्या कम हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया की समस्या देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? कमी से WBC की, अगर कमी की मैं बात करूं तो ल्यूकोपीनिया क्या होगा? ल्यूकोपीनिया देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं बच्चों आपसे बात करूं कि WBC RBC का अनुपात कितना होता है, मतलब RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? अगर RBC और WBC के अनुपात की मैं बात करूं तो इसका अनुपात क्या होगा? इसका जो अनुपात होगा ना, 600:1 इसका अनुपात होगा। क्या होगा? 600:1 इसका रेशियो होगा। मतलब 600 RBC में 1 WBC होगी। क्या होगी बच्चों? 600 RBC में
एक WBC होगी। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। अगर WBC की संख्या कम हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, जिसमें क्या होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ल्यूकेमिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। ठीक है, फ्राइनोडर्मा जिसे हम टोड स्किन के नाम से भी जानते हैं, क्या कैल्शियम की कमी से, आवश्यक फैटी एसिड की कमी से, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, आवश्यक फैटी एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। आवश्यक फैटी एसिड में कौन कौन से आते हैं, अगर मैं बात करूं आवश्यक फैटी एसिड में कौन कौन से आएंगे, तो एक तो हमारा हो जाएगा लिनोलिक। ठीक है, लिनोलिक, दूसरा हो जाएगा हमारा लिनोलेनिक हो जाएगा, लिनोलेनिक हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो आर्किडोनिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्किडोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन क्या है, हमारे आवश्यक फैटी एसिड हैं जिन्हें हमें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। किस माध्यम से लेना पड़ता है बच्चों, भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। जैसे आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं हमें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है, और जो अनावश्यक होते हैं वो हमारे शरीर में क्या होते हैं, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण स्वतः ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आवश्यक फैटी एसिड होते हैं जो हमें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, तो इससे हमारी इसकी कमी से ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है, ये हड्डियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन की कमी से क्या है, क्वासियोरकर की समस्या है, और साथ ही साथ हमारी क्या है, मेरास्मस की समस्या देखने को मिलती है। अगर विटामिन की बात करें, विटामिन ए की कमी से आँखों से संबंधित समस्याएं, रतौंधी वगैरह है। ठीक है, और विटामिन B2 की कमी से चिलोसिस की समस्या देखने को मिलती है ना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारा कि फुलकारी भारत के किस प्रदेश से प्रसिद्ध कढ़ाई है। फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है, क्या उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है, पश्चिम बंगाल की है, या फिर वो पंजाब की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फुलकारी क्या है, जो भी खद्दर के कपड़े से निर्मित होती है, क्या है, खद्दर के कपड़े पर ये निर्मित होती है। रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है, किस धागे से बच्चों, रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके उद्भव की, इसका ऑरिजिन किससे हुआ है, तो गुलकारी से हुआ है। फुलकारी का जो उद्भव है वो गुलकारी से हुआ है। ठीक है, और जो फुलकारी है विभिन्न प्रकार की है, जिसमें हमारे आएगा चोप है, सूभर है, तिलपात्रा है, ठीक है, और थिरमा है, सालू है, बाग है, कच्छ की फुलकारी है, शीशेदार फुलकारी है। ये सब क्या है, ये फुलकारी के अंतर्गत ही आती हैं। सूभर क्या है, तो ये माँ अपनी बेटी को शादी में क्या करती है, देती है। चोप क्या है, तो नानी अपनी नातिन को देती है। तिलपात्रा क्या होता है, तो जैसे कुछ शुभ अवसर होता है घर में, तो जो गृह स्वामिनी होती है ना, जो दासियाँ होती हैं घर में जो कार्य करती हैं, दासियाँ होती हैं, उन्हें क्या किया जाता है, तिलपात्रा दिया जाता है, जो कि निम्न खद्दर के कपड़े से निर्मित होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारे क्वेश्चन का, पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश में हमारे कौन कौन से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक तो हमारा आएगा लखनऊ की चिकनकारी आ जाती है। ठीक है, चिकनकारी आ जाती है, और दूसरा हमारी क्या है, तो दूसरा हमारे बनारस का ब्रोकेड आ जाता है। ठीक है, ब्रोकेड आ जाता है, और पश्चिम बंगाल का हमारे क्या आता है, कांथा आ जाता है, जिसमें हम लेप कांथा, और कांथा, दुर्जनी, सुजनी, आरसी लता, बेटन आदि हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सही आंसर तो हमारे क्या है क्वेश्चन का, पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे बात करें अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं हो रहा होगा, ना ही किसी ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा कि हृदय आवरण की दोनों परत के मध्य एक तरल भरा होता है। इस तरल पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं हम इस तरल पदार्थ को? जैसे कि हमारा क्या है, ये हृदय है। ठीक है, ये हृदय है। अब जो ये हृदय गंदा बन गया, यहाँ कर रहा है, पिंक से बनाती हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, हृदय है। ठीक है, ये क्या है, ये हृदय है। ये क्या है, सेप्टम मसल है। ये ऊपर के क्या हो गए, ये आलिंद हो गए, और ये नीचे के क्या है, ये निलय है। ठीक है, तो जो ये क्या है, ये परत है। ठीक है, इन दोनों परतों के बीच में द्रव भरा हुआ है। क्या है, ये द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को हम क्या कहेंगे? क्या हम पेरिकार्डियल कहेंगे? सॉरी, क्या हम कोशिका द्रव्य कहेंगे, लसिका द्रव्य कहेंगे, एंडोकार्डियल द्रव्य कहेंगे, या पेरिकार्डियल द्रव्य कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पेरिकार्डियल द्रव्य। हम क्या कहेंगे, कहते हैं। ठीक है, जो कि हृदय को बाह्य आघातों से झटकों से बचाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियल इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हृदय को चारों ओर से घेरने वाली जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, पेरिकार्डियम। उसको हम पेरिकार्डियम कहेंगे और द्रव को हम पेरिकार्डियल कहेंगे। ठीक है, और अगर हम हृदय के अध्ययन की बात करें तो उसको हम कार्डियोलॉजी कहेंगे। इतना आप लोग ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 22 है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? मतलब कि लड़का लड़की से बात नहीं करेगा और लड़की लड़के से बात नहीं करेगी। ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नहीं होता है, विरोध की भावना पाई जाती है। ठीक है, क्या वो शैशवावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, या फिर वो किशोरावस्था है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ठीक है, ओ माय गॉड, विरोध की भावना पाई जाती, क्या हो रहा है, विरोध की भावना पाई जाती है, तो इसमें क्या होगा, उत्तर बाल्यावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा शैशवावस्था के बारे में, ओ माय गॉड, शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था हमारी क्या है, तो ये हमारी समायोजन की अवस्था है। ठीक है, क्या है, समायोजन की अवस्था है। भाई बच्चा है वो श्वसन क्रिया के साथ में समायोजन कर रहा है, पोषण के साथ में समायोजन कर रहा है, उत्सर्जन के साथ में वो समायोजन कर रहा है। ठीक है, पहले बच्चा माँ के गर्भ में था तो वो पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से लेता था, लेकिन जब वो उसका जन्म हुआ तो वो क्या कर रहा है, वो खुद अपने मुख के द्वारा क्या कर रहा है, सकिंग करके क्या कर रहा है, चूस करके वो क्या कर रहा है, पोषण ग्रहण कर रहा है। ठीक है, जब वो गर्भ में था तो वो उत्सर्जन नहीं करता था, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या थी, जो प्रारंभ हो गई थी। तो वो किसके साथ समायोजन कर रहा है, पोषण के साथ समायोजन कर रहा है, श्वसन के साथ में समायोजन कर रहा है, और साथ ही साथ तापक्रम के साथ में भी समायोजन कर रहा है। माँ के गर्भ में उसका जो टेम्परेचर था वो अलग था, जब वो उसका जन्म हो गया तो टेम्परेचर क्या है, घटता बढ़ता है, कभी सर्दी कभी गर्मी। ठीक है, तो क्या है, वो कई चीज़ों के साथ में समायोजन कर रहा है। दूसरा क्या है, ये पराश्रितता की अवस्था है। क्या है, ये पराश्रितता की अवस्था है। बच्चा क्या है, माता पिता पर आश्रित है, वो भूखा है रोएगा, माँ उसको क्या करेगी, दूध पिलाएगी। वो किस पर आश्रित है, तो वो माता पिता पर आश्रित है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पराश्रितता की अवस्था के नाम से हम जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा
क्या हो जाता है? पूर्व बाल्यावस्था की, तो पूर्व बाल्यावस्था ये हमारी क्या है? तो ये प्री गैंग एज है। क्या है? प्री गैंग एज है। बच्चा क्या है, समूह में नहीं खेलता, अकेले खेलता है। प्री गैंग एज है, प्री स्कूल एज है। ठीक है, आप लोग सुनते रहिए, मैं बता रही हूँ। प्री स्कूल एज है, क्यूरियसिटी एज है, जागरूकता। इसमें बच्चे को जिज्ञासा होती है हर चीज़ को जानने की। इस उम्र में बच्चा आपसे कुछ ना कुछ पूछता रहेगा, जवाब सवाल करता ही रहेगा। ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, अगर उसे आप खुले आसमान के नीचे लिटा देंगे ना बच्चे को, तो वो आपसे तरह तरह के सवाल करेगा। हो सकता है वो आपसे चांद के बारे में ही पूछने लगे, वो बादल के बारे में पूछने लगे, वो तारों के बारे में पूछने लगे। तो ये जो अवस्था होती है ना, पूरी बाल्यावस्था, ये क्यूरियसिटी एज होती है। बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है हर चीज़ को जानने की। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, इसमें क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था, इसमें ये क्या होता है? ये स्कूल एज है। ठीक है, क्या है? ये स्कूल एज है। और ये क्या है? ये डर्टी अवस्था होती है। ठीक है, ये क्या है? डर्टी एज है, स्मार्ट एज है। ठीक है, स्मार्ट एज। डर्टी एज का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो गंदे काम कर रहा है, वो क्या करता है, धूल और मतलब कि बाहर खेलता है, वो डस्ट के साथ में खेलता है। ठीक है, वो बाहर खेलता है तो अपने कपड़े गंदे कर रहा है, अपने हाथों को गंदा कर रहा है, इसलिए इसे डर्टी एज कहा गया। ऐसा नहीं है कि वो गंदे काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या है? उत्तर बाल्यावस्था ये क्या है? डर्टी एज है, स्मार्ट एज है। इसी को छदम परिपक्वता काल कहते हैं। ठीक है, संचय प्रवृत्ति की अवस्था होती है। इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है? इसी अवस्था में बच्चा विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, अपने खिलौनों को, विभिन्न प्रकार के कार्ड को, नकली पैसों को देखा होगा, वो क्या करता है? संचित करता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है उत्तर बाल्यावस्था सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था क्या है? तो ये गोल्डन एज है। ठीक है, आप लोग ये मत कहिएगा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, आंसर लगा देना, ठीक है, ना ही तो पढ़ना अच्छा होता है, ना ही पढ़ाना अच्छा होता है। क्वेश्चन कम होनी चाहिए, लेकिन उसका जो डिस्कशन है वो भरपूर होना चाहिए, ताकि कई सारी चीज़ें क्या हो सकें, क्लियर हो सकें। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। आप ये देखिए कि चीज़ें आपकी कितनी क्लियर हो रही है ना। तो ये क्या है? ये गोल्डन एज हो गई हमारी। ठीक है, ये दुखी अवस्था है, दुखी अवस्था है। ठीक है, ये तनाव तूफान की अवस्था है। क्या है? तनाव तूफान की अवस्था है। अधिकतम बुद्धि और विकास की अवस्था है। और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था है। इसमें क्या है? लड़का लड़की से प्रेम कर रहा है, लड़की लड़के से प्रेम करे, तो ये इसी अवस्था में देखने को मिलता है। इसमें विद्रोह नहीं होता लिंग। ठीक है, यौन विरोध में मतलब यौन विरोध की भावना किशोरावस्था में नहीं पाई जाती। वो किस में होती है? वो किस में पाई जाती है? वो उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। इसमें बच्चा क्या करता है? समान लिंग के साथ में क्या करता है? अपना खेलता है। ठीक है, समान लिंगी इसमें क्या होते हैं? मित्र होते हैं। लड़का का लड़के के साथ में दोस्ती होगी, लड़की की लड़की के साथ में दोस्ती होगी। तो आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर अब हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 23 की, कि सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो WBC है, WBC की संख्या कितनी होती है? ठीक है, एक सामान्य अवस्था में क्या 6000 से 8000, 4000 से 6000, 10,000 से 12,000 और 12,000 से 14,000? क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? 6000 से 8000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या ये 4000 से 6000 हो जाएगा तो संख्या कम हो जाएगी, ल्यूकोपीनिया की समस्या देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होगा? व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर 10,000 से 12,000 तक हो जा रही है, संख्या अधिक हो जा रही है, तो इसमें ल्यूकेमिया की समस्या देखने को मिलेगी। 12,000 से 14,000 ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6000 से 8000 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कि बड़ी आंत का भाग है। क्या है बड़ी आंत का भाग? क्या सीकम है,
कोलन है, रेक्टम है या उपरोक्त सभी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीकम भी है, कोलन भी है और रेक्टम भी है। ठीक है, कोलन में ही क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। क्या है? कोलन भाग में पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत क्या करती है? ई कोलाई बैक्टीरिया के माध्यम से क्या है? ई कोली ई कोली बैक्टीरिया के माध्यम से, ठीक है, विटामिन के एंड B12 का संश्लेषण भी करती है। इतना भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हमारा कि थाइमस ग्रंथि डॉट डॉट के निर्माण में लिप्त होती है। क्या वो लिम्फोसाइट के निर्माण में, अस्थि के निर्माण में और लैरिंग्स के निर्माण में या वो इंसुलिन के निर्माण में होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा लिम्फोसाइट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लैरिंग्स क्या है? तो इसे हम ध्वनि बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि बॉक्स कहते हैं। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन से, क्या है? ये क्या है? एक हार्मोन से। ठीक है, जो हमारे ब्लड में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो मधुमेह रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? इंसुलिन हार्मोन्स। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? लिम्फोसाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या? एक प्रकार की WBC है। कैसी WBC? आकड़ाकार। ठीक है, कैसी है? आकड़ाकार ये WBC है। क्या है? आकड़ाकार है। ठीक है, आकड़ाकार क्या है? ये WBC है। और बात करें क्या है ये? सबसे छोटी WBC। कैसी WBC है? सबसे छोटी। अगर सबसे बड़ी की बात करें तो मोनोसाइट होती है और सबसे छोटी की बात करें तो क्या है? ये सबसे छोटी है। अगर सबसे छोटी की बात करें तो लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा आपको, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, किस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं? किस अवस्था को हम तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो आगे हमने पढ़ा ही था, किशोरावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे चलें। फेफड़ों की जीवन वायु धारिता को किससे नापा जाता है? क्या वो स्फैग्मोमैनोमीटर है? स्फैग्मोमैनोमीटर है। ठीक है, क्या वो बैरोमीटर है, थर्मामीटर है, स्पाइरोमीटर है? तो पहले हम बात करेंगे चारों की। चारों क्या है? इक्विपमेंट है, ये किसी ना किसी चीज़ में ये कार्य करते हैं। ठीक है, जो स्फैग्मोमैनोमीटर है ये क्या करता है? ये हमारे ब्लड प्रेशर को मापता है, BP को। ठीक है, ठीक है, BP को क्या करता है? ये मापता है। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडल दाब को मापता है। क्या करता है? वायुमंडल दाब को। थर्मामीटर क्या करता है? हमारे ताप को मापता है। ठीक है, स्पाइरोमीटर क्या करता है? तो ये हमारे श्वसन दर को मापता है। क्या करता है बच्चों? श्वसन दर को मापता है। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है? फेफड़ों की जीवन वायु धारिता को किससे नापा जाता है? तो स्पाइरोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापते हैं, रक्तचाप को मापते हैं, जबकि वायु धारिता को हम स्पाइरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, 28 है। क्या कह रहा है कि विस्तार शिक्षा मतलब प्रसार शिक्षा। विस्तार शिक्षा ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? क्या वो दहामा मानते हैं, लीगन्स मानते हैं, कृष्णमाचारी मानते हैं या फिर वो बोरिग मानते हैं? तो ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की जो विधि मानते हैं वो कौन मानते हैं? दहामा मानते हैं। कौन मानते हैं बच्चों? दहामा मानते हैं। ठीक है, अगर लीगन्स की बात करें तो लीगन्स ने क्या किया है? लीगन्स ने प्रसार शिक्षा को व्यवहारिक विज्ञान कहा है। क्या कहा है बच्चों? व्यवहारिक विज्ञान कहा है। व्यवहारिक विज्ञान कहा है।
ठीक है। और कृष्णमाचारी ने क्या कहा है, तो इसे सतत प्राप्त होने वाली शिक्षा का है। क्या कहा है, सतत प्राप्त होने वाली शिक्षा कहा है। मतलब कि जो प्रसार शिक्षा है ये जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, इनका कहने का तात्पर्य यही था कि जो प्रसार शिक्षा है वो सतत प्राप्त होने वाली शिक्षा है। सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन ए दहामा। आगे बात करें हम अपने क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, वो नागपुर में। ठीक है, नागपुर है। कहाँ है, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके आगे के क्वेश्चन हम जो करेंगे कल करेंगे। 30 क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से लंबे धागे या ताना जो कि किनारी के समांतर होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहलाते हैं। क्या वो ऑन ग्रेन कहलाते हैं, ऑफ ग्रेन कहलाते हैं, या दोनों कहलाते हैं, या नन ऑफ दीज कहलाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा समझिए। ये क्या है, ये क्या है, ये ताना है। ठीक है, ये क्या है, ताना है। और ये क्या है, ये बाना है। ये क्या है, ये क्या है, ये बाना है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, लंबे धागे या ताना जो कि किनारे की समानांतर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समानांतर। ये देखिए आप, ये जो सीधे जा रहे हैं ना, जो ब्लैक वाले हैं जो सीधे जा रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे क्या है, ऑन ग्रेन कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे बच्चों, ऑन ग्रेन कहलाएंगे। और जो ग्रेन से मैंने क्षैतिज डाले हुए ये क्या है, तो ये ऑफ ग्रेन कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें क्षैतिज दिशा की बात करें और बाना हो दिए किसमें, क्वेश्चन में बाना हो, तो आप ध्यान रखिएगा ऑफ ग्रेन करिएगा। और अगर बात करें लंबे धागे ताना है तो उससे वो क्या हो जाएगा, ऑन ग्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका सही, ऑन ग्रेन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके जो आगे के क्वेश्चन है ना, इसके आगे क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की चीज़ें समझ में आई होंगी आप सभी लोगों को। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। मैं जो कल क्लास लेकर के आऊँगी उसमें मैं चीज़ों को आपको फिर से समझा दूँगी। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा। ठीक है, और कैसा रहा सेशन एक बार मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। ठीक है, और एक कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपना एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। और कल मिलेंगे हम फिर 30 क्वेश्चन के साथ अपने ये यूपी पीजीटी 2021 होम साइंस मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।